हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस लेसन नंबर 19 की एक्सरसाइज। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर। गवर्नमेंट का जो रोल है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज इस वीडियो में हम अपलोड करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, गिव शॉर्ट आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन हमें दिया गया उनका आंसर शॉर्ट लिखना है हमें। देन सी, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बिकम्स मीनिंगलेस। ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण से राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती, मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना रहे। तो इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट, the political independence becomes meaningless if the society is not developed economically and intellectually. अगर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कब अर्थहीन होती है तो देखिए, जब हमारा समाज ना तो आर्थिक रूप से डेवलप हो और ना ही बौद्धिक रूप से डेवलप हो। इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है बौद्धिक रूप से, डेवलप का मतलब विकसित होना। आर्थिक और बौद्धिक रूप से जब हमारा समाज विकसित नहीं होता है तो ऐसी जगह पर जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो अर्थहीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज। जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बेसिक नेसेसिटीज कौन सी होती है? बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज। आंसर, न्यूट्रिशियस फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा फील्ड आर बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज़। हमें सब पता है कि यही सब हमारी जो मेन ज़रूरत है वही है। क्या है? न्यूट्रिशन वाला फूड, क्लोथ्स, शेल्टर रहने की जगह, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन वाटर, क्लीन एयर और एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स रिजल्टेड फ्रॉम द वाइट रिवॉल्यूशन। जो श्वेत क्रांति हुई थी उसके क्या फायदे हुए? तो आंसर देखिए, द बेनिफिट रिजल्टेड फ्रॉम द वाइट रिवॉल्यूशंस आर। जितने भी बेनिफिट्स हमने पॉइंट में बताया, पॉइंट में लिखिएगा और पॉइंट में ही लर्न करिएगा। फर्स्ट इज हियर, फार्मर डूइंग एनिमल हस्बेंड्री हैव बिकम सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। जो फार्मर्स थे वो क्या करने, पशुपालन करने लगे जिससे वो आर्थिक निर्भर हो सके। फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन हैज़ इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। जो फार्मर्स इकोनॉमी की कंडीशन है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति थी वो कैसी हो गई? इम्प्रूव हुई, दिन बर दिन इम्प्रूव होती गई कंसिडरेबली। In addition, village cooperatives collect milk and deliver it to the large cooperative dairies of the district. इसमें क्या हुआ कि जो पशुपालन में जो फार्मर्स दूध को फार्मर्स जो दूध निकालते हैं पशु का, वो दूध विलेज कोऑपरेटिव जो होती है वो कलेक्ट करती है। गांव में एक दूध सहकारी या संस्था होती है जहाँ से सब पूरे गांव वालों को दूध कलेक्ट किया जाता है। फिर वहाँ से उस डेयरी में से उस दूध को जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेयरीज होती है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। दीज डेयरीज सेंड मिल्क टू सिटीज़। फिर जो बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट की डेयरीज है वहाँ से ये दूध शहरों में पहुँचाया जाता है ताकि शहरों के नागरिकों को दूध मिल सके। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, राइट अबाउट एनी टू सोर्सेज। हमें यहाँ पे गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज बताना है, इसमें से कोई दो सोर्स है जिसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे इनकम के सोर्सेज बताती हूँ। द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट आर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, imported consumer tax, exercise excise government takes on certain good made and marketed in the country, which value added tax.
अब हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, कौन सी इनकम को डिस्क्राइब करेंगे, जो हमें इनकम टैक्स से मिलती है, सॉरी, जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से मिलती है। तो देखिए, द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सैलरीड पर्सन, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। फिर नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस फर्म्स एंड कंपनीज एंड द इनकम ऑफ दियर शेयर होल्डर्स। और सरकार किस किस पे टैक्स लगाती है, बिजनेस पर्सनस पे लगाती है, कंपनीज पे लगाती है, और जो शेयर होल्डर होते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाती है। टैक्स ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर। अब जो शेयर्स हम बेचते हैं उनके जो उनसे जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाती है। फिर नेक्स्ट है इनकम टैक्स पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट जो है वो डिस्क्राइब करेंगे जीएसटी के बारे में। The government collect GST from traders on the purchase of goods and their sale services in the business of the country. This is the major source of income of the गवर्नमेंट। जो जीएसटी होता है वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्रोत होता है, जिससे कि गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, और ये सभी व्यापारियों पे लगाया जाता है, सभी तरह के व्यापार पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स। द गवर्नमेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। सरकार का जो शिक्षा है और स्वास्थ्य है उसके में क्या रोल है सरकार का, वो हमें बताना है। तो देखिए, ये मैंने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन मेड फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री है और कंपलसरी है। द गवर्नमेंट रन सम सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो सरकार है वो कुछ सरकारी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस भी चलाती है, जिससे बच्चों को कम फीस में शिक्षण मिल सके। द गवर्नमेंट ऑल्सो एडमिनिस्टर सम टेक्निकल कॉलेजेस। कुछ टेक्निकल कॉलेजेस भी सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन मिल सके। इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन द हेल्थ सेक्टर। इसी के साथ में इंडिया ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रोग्रेस की है। The government has launched the child vaccination program as a special precautions for the health of children. बच्चों की प्रिकॉशंस के लिए, उनके हेल्थ के प्रिकॉशंस के लिए वैक्सीनेशंस लगाई जाती है। जैसे उन वैक्सीन का नाम है ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, वैक्सीन फॉर मिजलस, टाइफाइड एक्सेट्रा। The Gujarat government registered a pregnant woman under the E-Mamta program for women's health and give her a ममता कार्ड। गुजरात गवर्नमेंट क्या करती है कि ममता दिवस सेलिब्रेट करती है। ममता दिवस के अंदर जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है उन्हें ममता कार्ड दिया जाता है, और उसके अंदर उनके स्वास्थ्य का पूरा पूरा, बच्चे और माँ के दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इन लार्ज विलेजेस ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट रन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिसे पीएचसी कहा जाता है, एंड हॉस्पिटल्स एट द तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज इन सिटीज़। सरकार ने हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की है, चाहे वो गांव के लेवल पे हो, चाहे तालुका लेवल पे हो, चाहे सिटी लेवल पे, सभी जगह सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। फिर सेकंड हमें डिस्क्राइब करना है कि चेंज दैट हैव टेकन प्लेस इन एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से चेंज हुआ है, वो हमें परिवर्तन हुआ है, वो हमें बताना है। तो जो कृषि में परिवर्तन हुआ था ना, उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस एम्पल एफर्ट वर मेड इन 5 year प्लान टू डेवलप एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। Factors such as improved seeds, increased use of chemical fertilizers, farmer hard work, power distribution system, increased irrigation facilities, etc. led to an extraordinary enhancement in agriculture productions. इन सब की वजह से भी एग्रीकल्चर में काफ़ी सुधार हुआ है। There was a green revolution in the country. The green revolution has led to record production of the wheat and the paddy crop. जो green revolution है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, wheat और paddy crop का। A situation of drought or scarcity can easily overcome टुडे ड्यू टू दिस बफर स्टॉक ऑफ ग्रीन। अगर कोई भी सिचुएशन हो, जैसे अकाल हो या फिर अनाज की कमी हो गई हो, तो इस सिचुएशन में भी हमारी सरकार आसानी से वर्क कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास में एक्स्ट्रा ग्रीन का स्टॉक होता है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, एक्सप्लेन।
इसमें जो टॉपिक हमें दिया गया उस टॉपिक को हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि में विकास, एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में विकास, एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसके प्रभाव ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर, फार्मर के लिविंग स्टैंडर्ड पे, उसकी आजीविका पे, उसके जीवन वो कैसे अपना जीवन गुजारता है उसके ऊपर एग्रीकल्चर और पशुपालन के क्या प्रभाव पड़े हैं, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे फार्मर की स्थिति सुधरी। तो देखिए, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द वाइट रिवॉल्यूशन इन द मिल्क प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस में डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर में, और वाइट रिवॉल्यूशन से किस में डेवलपमेंट हुआ, मिल्क प्रोडक्शन के कारण एनिमल हस्बेंड्री में डेवलपमेंट हुआ। एंड द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैव सिग्निफिकेंटली improved the economic and social condition of farmer engaged in farming and animal husbandry. Children of these farmers have started getting good educations. इससे क्या हुआ कि जैसे आवक बढ़ी, तो आवक बढ़ने के कारण किसानों ने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना स्टार्ट किया। Many improvement have been made in their diet, clothing, accommodations, residence, etc. Their home have been equipped with modern गैजेट्स। उन्होंने क्या किया कि अपने जो रहन सहन में, उसमें रहन सहन में, खाने में, कपड़ों में, और जो अपने अब रेगुलर की ज़रूरत के सामान होता है उसमें रहने में, उनके किसानों में काफ़ी सुधार आया। उसके साथ साथ में उन्होंने मॉडर्न लाइफ भी जीना स्टार्ट किया। दे हैव बिकम फ्री फ्रॉम एविल कस्टम्स, और जो बुराइयाँ थी, जो पुराने रीति रिवाज थे टैक्सेस वगैरह के, वो सब से इन किसानों को आज़ादी मिली। Second, I need to impose additional taxes on certain items. जो कुछ आइटम्स के ऊपर एडिशनल टैक्सेस क्यों लगाने की आवश्यकता क्यों हुई, ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए, गवर्नमेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू प्रोवाइड स्टेट लिंक्ड रोड ट्रांसपोर्टेशन। सरकार जब जो राज्य की सड़कों को मिलाने के लिए काम करती है, तो उसमें सरकार को काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी तरीके से द गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, ग्रेन, एडिबल ऑयल, सुगर to lower income families at subsidized rates which are less than the production cost through fair price shop under the public distribution system। सरकार क्या करती है कि लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें होती है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो गरीब फैमिलीज़ है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उन लोगों को फूड ग्रेन अवेलेबल करवाती है, ऑयल अवेलेबल करवाती है, शुगर अवेलेबल करवाती है, और बहुत ही चीप कॉस्ट पे अवेलेबल करवाती है। In order to implement such welfare scheme, some item require a higher tax imposed on them। और इसी तरीके से सरकार जब किसी ज़रूरतों को पूरा करती है तो उसमें काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। इस खर्चे को बराबर करने के लिए सरकार को कुछ सामानों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ता है। फिर है बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री इन स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन। जो स्पेशल औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे जो उद्योग स्टार्ट हुए हैं, तो इसके क्या बेनिफिट हुए हैं वो देखेंगे। स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री इन स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन गिव द फॉलोइंग बेनिफिट टू द इंडस्ट्री स्टार्टअप्स। First, land for industry is given at a price lower than the market price। लोग क्या, इंडस्ट्री जो औद्योगिक क्षेत्र थे वहाँ पे उद्योग स्टार्ट करने के लिए क्या किया कि जो ज़मीन है ना, वो मार्केट प्राइस से कम रेट पे दी गई उद्योग के लिए। सब्सिडाइज आर गिवन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जैसी इंडस्ट्री है, जैसा उद्योग है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सामान अवेलेबल करवाया गया। फैसिलिटीज़ लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री आर प्रोवाइडेड एट रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट पर जो उद्योग है उनको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई। फैसिलिटीज़ लाइक रोड, सीवेज सिस्टम आर प्रोवाइडेड इन द जोन। लो इंटरेस्ट लोन आर गिवन फ्रॉम बैंक। जो लोग उद्योग स्टार्ट करने चाहते हैं, उन्हें कम ब्याज दर पे लोन की सुविधा अवेलेबल करवाई गई। एक्सेम्पशंस फ्रॉम डिफरेंट टैक्सेस इज ऑल्सो गिवन फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। और इनको कई बार कई टैक्सेस से दूर भी रखा गया।
टैक्सेस माफ़ भी कर दिए गए। इसी के साथ डियर स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।